ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास एक बार फिर आया हूँ कुछ नए टॉपिक के साथ। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ई स्टडी विद अनिल सर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज़ पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत के इस सफ़र में हम दक्षिण भारत के राजवंश तक पहुंच चुके हैं। दक्षिण भारत के राजवंश में हमने पल्लव वंश तथा वातापी के चालुक्यों के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को, वो भी बिना किसी देरी के। राष्ट्रकूट वंश जो कि 753 से लेकर 973 ईस्वी तक चला। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतिदुर्ग थे। दंतिदुर्ग ने 752 ईस्वी में चालुक्य वंश के शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना की। तो दोस्तों, जो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे वो दंतिदुर्ग माने जाते हैं, और दंतिदुर्ग ने 752 ईस्वी में चालुक्य वंश के जो अंतिम शासक थे, ठीक है, वातापी के चालुक्य वंश के जो अंतिम शासक थे जिनका नाम था कीर्तिवर्मन, उनको पराजित करके अपने स्वतंत्र राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना की। राष्ट्रकूट वंश का अपना स्वतंत्र शासन स्थापित करने से पहले वे बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। ठीक है दोस्तों, जो ये थे राष्ट्रकूट वंश, ये चालुक्यों के सामंत के रूप में कार्य करते थे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि कीर्तिवर्मन एक बहुत ही अयोग्य शासक थे। तो जब भी कोई एक अयोग्य शासक होता है तो वो उसके राज्य में विद्रोह होने लगते हैं, और वो अयोग्य होने के कारण उन विद्रोह को शांत नहीं करा पाता है और उनका राज्य टूट जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ इनके साथ में। दंतिदुर्ग ने विद्रोह कर दिया और कीर्तिवर्मन को पराजित करके कीर्तिवर्मन के कुछ राज्य पर अपना कब्जा कर लिया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। दोस्तों, आपको पता है एलोरा एवं एलिफेंटा जो कि महाराष्ट्र में है, इन गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के काल में ही हुआ था। एलोरा एवं एलिफेंटा में कुल 34 गुफाएं हैं। ठीक है दोस्तों, 1 से 12 तक की जो गुफा है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और 13 से 29 तक की जो गुफाएं हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित है, और 30 से 34 तक की जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी गुफा किससे संबंधित है। और दोस्तों, जो बौद्ध धर्म की गुफा है 1 से लेकर 12 तक, उसमें जो 10वीं नंबर की गुफा है उसे विश्वकर्मा गुफा के नाम से जानते हैं। ये ठीक है, ये बौद्ध धर्म में सबसे प्रसिद्ध गुफा है। ठीक है, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग 10वीं गुफा को बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानते हैं। इसे विश्वकर्मा गुफा के नाम से जाना जाता है। वहीं 13 से 29 तक जो हिंदू धर्म से संबंधित है, उसमें 15वें नंबर की गुफा में भगवान विष्णु के नरसिंह रूप को दिखाया गया है। तो इन दोनों चीज़ों को आपको जरूर याद रखना है। एग्जाम में कई बार ये पूछे गए हैं कि जो 10वीं गुफा है वो किससे संबंधित है और 15वीं गुफा है वो किससे संबंधित है। तो आपको आज पता चल गया। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव तथा जैन धर्म के भी अनुयायी थे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो राष्ट्रकूट वंश के लोग थे वो भगवान शिव को भी मानते थे, भगवान विष्णु को भी मानते थे, और उसके साथ साथ जैन धर्म के भी फॉलोवर थे। इन्होंने मुसलमान व्यापारियों को अपने राज्य में व्यापार व धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी। तो दोस्तों, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जब भी हम किसी भी वंश के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो उसके आसपास के वंश और उनके डेट्स के बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं 753 ईस्वी में। 753 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म हो गया था। ठीक है, और उसके बाद में 610 ईस्वी में उन्हें अल्लाह का संदेश प्राप्त हुआ था, और 632 ईस्वी में उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। यहाँ तक हम देखें, और 632 ईस्वी के बाद में खलीफा का पद शुरू हो गया था। खलीफा का काम क्या होता था, ये एक तरीके के इस्लामिक सुल्तान होते थे, और इनका काम हर जगह पे अपने राज्य में इस्लाम को बढ़ावा देना, ठीक है, इस्लाम धर्म को फैलाना इनका मकसद होता था। तो अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे करके इस्लाम फैल गया था 632 ईस्वी के बाद से। ठीक है, 632 ईस्वी में भी फैला था और उसके बाद बहुत तेज़ी से फैलने लगा। और 712 ईस्वी में हमने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमारे आपको मध्यकालीन के वीडियोस में मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे मध्यकालीन भारत वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम एक वंश के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो हमें साथ साथ जो उसके साथ में और भी वंश चल रहे होते हैं, देश में क्या चल रहा होता है उसके बारे में अगर हमें पता है तो हम हिस्ट्री को बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि
जिस समय हम ये पढ़ रहे हैं 753 ईस्वी में, उस समय खलीफा लोग आ चुके थे। और खलीफाओं का काम क्या होता था, एक देश से दूसरे देश में जब अपने व्यापारी को भेजते थे तो उसका काम इस्लाम धर्म को भी फैलाना होता था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, राष्ट्रकूट वंश के लोगों ने मुसलमान व्यापारियों को अपने राज्य में व्यापार व धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी थी। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में। अभी जो हमने बताया वो तो एक तरीके से इंट्रोडक्शन था, अब आता है असली राष्ट्रकूट राजवंश। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ये 753 से लेकर 973 ईस्वी तक चला। इनके जो पहले राजा थे दंतिदुर्ग, ये 753 से लेकर 756 केवल 3 साल के लिए राजा रहे। दंतिदुर्ग ने चालुक्य वंश के शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना की। ये तो हमने देख ही लिया। स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के बाद में अपने नवगठित राज्य की राजधानी मान्यखेत, जो कि आज वर्तमान मालखेड़ के नाम से जाना जाता है, जो कि महाराष्ट्र के शोलापुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, उसको अपनी राजधानी बनाई। इसके द्वारा उज्जैनी में हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था। इसके बाद देखिए दोस्तों, दंतिदुर्ग ने क्या किया, एक यज्ञ करवाया जिसका नाम था हिरण्यगर्भ। इस यज्ञ को महादान यज्ञ के नाम से भी जाना जाता है और इस यज्ञ में दान देने की प्रथा होती है। ठीक है, उसके बाद हम अगले शासक के बारे में अब देखते हैं, कृष्ण प्रथम, जो कि 756 से लेकर 774 ईस्वी तक राजा रहे। दंतिदुर्ग के बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम 756 ईस्वी में राजा बने। तो दोस्तों, पहले जो हमने देखा दंतिदुर्ग, उसके बाद उनके बेटे राजा ना बनकर उनके चाचा राजा बने 756 ईस्वी में। कृष्ण प्रथम ने बचे कुचे वातापी के चालुक्यों का पूर्ण रूप से दमन कर दिया। तो जो बच गए थे थोड़े बहुत वातापी के चालुक्य दंतिदुर्ग से, उनको कृष्ण प्रथम ने दमन कर दिया, पूरी तरीके से मार के उनके राज्य को अपने राज्य में हड़प लिया। इसने वेंगी के चालुक्य, जिसे पूर्वी चालुक्य के नाम से भी जानते हैं, तथा मैसूर के गंग शासकों को भी अपनी अधीनता स्वीकार करने को बाध्य कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जो कृष्ण प्रथम थे, इन्होंने वेंगी के चालुक्य और मैसूर में जो गंग शासक थे उनको भी अपना गुलाम बना लिया, अपनी अधीनता स्वीकार करने को बाध्य कर दिया। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण इसी के द्वारा कराया गया। तो जो एलोरा में कैलाश मंदिर है उसको कृष्ण प्रथम ने ही बनाया। ठीक है, कृष्ण प्रथम के बाद अब हम देखते हैं गोविंद द्वितीय के बारे में। गोविंद द्वितीय कृष्ण प्रथम का पुत्र था। ठीक है, कृष्ण प्रथम का ये बेटे थे। गोविंद द्वितीय एक अयोग्य शासक था और वह भोग विलास में लिप्त रहता था, जिसका लाभ उठाकर उसके भाई ध्रुव ने गोविंद द्वितीय को राजगद्दी से हटा दिया और स्वयं को सिंहासन पर कब्जा जमा लिया। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी कोई शासक अयोग्य होगा उसके राज्य में विद्रोह जरूर होगा। अब विद्रोह चाहे बाहर के राजा करें चाहे अंदर के राजा करें, लेकिन विद्रोह तो जरूर होगा। तो यहीं पर हुआ गोविंद द्वितीय के साथ। ये एक योग्य शासक नहीं थे, इसीलिए इसका लाभ उठाकर इनके जो भाई थे जिनका नाम था ध्रुव, इन्होंने गोविंद द्वितीय को राजगद्दी से हटाकर स्वयं को सिंहासन पर जमा लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं ध्रुव के बारे में। दोस्तों, ध्रुव को ध्रुवधारा वर्ष के नाम से भी जानते हैं और ये 780 से लेकर 793 ईस्वी तक राजा रहे। ध्रुवधारा वर्ष 780 ईस्वी में अपने भाई गोविंद द्वितीय को राजगद्दी से हटाकर शासक बने। इसने उत्तरापथ की तरफ विजय अभियान चलाया। तो दोस्तों, अभी हम साउथ इंडिया की तरफ पढ़ रहे हैं ना, ये जो भी शासक हैं ये सब साउथ इंडिया की तरफ हैं। अब जब भी कोई एक योग्य शासक आता है तो अपने राज्य को विस्तार करने की कोशिश करता है। तो इन्होंने राज्य को विस्तार करने के लिए उत्तर की तरफ बढ़े। उत्तर के अपने सफल अभियानों के उपरांत ध्रुव ने गंगा यमुना के प्रतीक चिन्ह को अपना राज्य चिन्ह बना लिया। ठीक है, इन्होंने अपना राज्य चिन्ह बना लिया गंगा यमुना के प्रतीक चिन्ह को। ध्रुव ने प्रतिहार नरेश, जिनका नाम था वत्सराज, तथा पाल नरेश, जिनका नाम था धर्मपाल, इनको पराजित कर दिया। ठीक है, और जो ऐसा होता था कि एक तरफ थे प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार नाम का एक वंश था, एक तरफ पालास थे, ठीक है, पाल वंश के लोग थे, और एक तरफ हम देख रहे हैं कि इनके लोग थे, ठीक है, जिनके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रकूट के बारे में। तो राष्ट्रकूट, उधर गुर्जर प्रतिहार और उधर पाल, तीनों लोग जब लड़े तो उसको बोला गया त्रिकोणीय संघर्ष, ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल। ठीक है, तो ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल आपको ध्यान रखना है। ध्रुव को धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, जो ध्रुव थे उनको धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है।
उसके बाद राजा बनते हैं गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय 793 ईस्वी से लेकर 814 ईस्वी तक राजा रहे। गोविंद तृतीय अपने पिता ध्रुवधारा वर्ष की मृत्यु के बाद राजा बने। संजन ताम्रपत्र के अनुसार इनके पिता की भांति उत्तरापथ पर विजय अभियान शुरू किया। जो संजन का ताम्रपत्र मिला हुआ है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने, गोविंद तृतीय ने अपने पिता ध्रुवधारा वर्ष की तरीके से उत्तर की तरफ अपने विजय अभियान को शुरू किया, जिसमें इसने मालवा, कौशल एवं कलिंग राजवंश के शासकों को भी पराजित किया। दक्षिण भारत में पल्लव, पांडव एवं गंग शासकों को भी हराया। अपने पिता द्वारा शुरू किए गए त्रिकोणीय संघर्ष में मैंने आपको बताया कि एक तरफ राष्ट्रकूट हैं, एक तरफ पालाज हैं और एक तरफ गुर्जर प्रतिहार हैं। इस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में गोविंद तृतीय ने भी भाग लिया और पाल शासक धर्मपाल तथा प्रतिहार शासक नागभट्ट को पराजित किया। ठीक है दोस्तों, आप मैप में भी देख सकते हैं ना कि तीनों लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो इसमें गोविंद तृतीय को जीत हासिल हुई। इसके बाद हम देखेंगे अमोघ वर्ष प्रथम के बारे में। ये 814 से लेकर 878 ईस्वी तक शासक रहे। अमोघ वर्ष प्रथम गोविंद तृतीय का पुत्र था। अमोघ वर्ष को राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक माना जाता है और ये जैन धर्म के अनुयायी थे। अमोघ वर्ष के राज्यकाल पर राष्ट्रकूट वंश का पर्याप्त विस्तार हो चुका था। तो जब अमोघ वर्ष राजा बने उस समय राष्ट्रकूट वंश पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा ही फैल गया था तथा राज्य में स्थायित्व आ गया था और इनका जो एक राज्य था, ठीक है, शासन, वो एक स्टेबिलिटी आ गई थी उसमें अंदर। अमोघ वर्ष स्वयं एक महान विद्वान था। ये बहुत ही विद्वान भी थे। इन्होंने कन्नड़ भाषा में एक काव्य ग्रंथ जिसका नाम है कविराज मार्ग, उसकी रचना की है। कला और साहित्य के अपने प्रेम के कारण इनकी तुलना गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से की जाती है। तो दोस्तों ये आपको ज़रूर याद रखना है कि कला और साहित्य के अपने प्रेम के कारण इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बराबर माना जाता है। और दोस्तों आपको तो पता ही है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो शासनकाल था उसे गोल्डन एरा के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका भी काल कुछ वैसा ही था। ये खुद भी बहुत बड़े क्या थे, विद्वान थे। इतिहासकारों द्वारा अमोघ वर्ष प्रथम की शांति प्रियता एवं उदारवादी धार्मिक दृष्टिकोण के कारण इनकी तुलना सम्राट अशोक से भी की जाती है। तो अभी हमने देखा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से इनकी कंपैरिजन की गई। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इनको अशोक से भी कंपेयर किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अशोक ने जब कलिंगा का युद्ध जीता था, इसके बाद उसने देखा कि अरे मैंने इतने सारे लोगों को मार डाला, हमारे कारण इतने सारे रक्त बह गए, कितने सारे परिवार उजड़ गए, कितने सारे लोगों की गोद सूनी हो गई, कितने लोग विधवा हो गए। इन सब के कारण कौन था? मैं था। उनको ऐसा लगता था, अशोक को। इसके बाद उन्होंने ऐसा संकल्प लिया कि हम कभी भी युद्ध नहीं करेंगे और हमेशा शांति से रहेंगे और शांति और अमन को ही हर जगह फैलाने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही कुछ मानना था हमारे राष्ट्रकूट वंश के अमोघ वर्ष प्रथम का। ये अपनी शांति प्रियता और उदारवादी धार्मिक दृष्टिकोण के कारण इनकी जो तुलना है, इनका जो कंपैरिजन है, वो अशोक के साथ किया जाता है। अमोघ वर्ष जैन धर्म के अनुयायी थे। इनके गुरु का नाम जिनसेन था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अमोघ वर्ष जो थे वो किस धर्म को फॉलो करते थे और इनके गुरु का नाम क्या था। ठीक है, अमोघ वर्ष प्रथम को मैंने आपको बताया कि इनकी जो गिनती है वो महान शासकों में की जाती है। राष्ट्रकूट वंश के बहुत ही महान शासक थे ये। जिनसेन हो गया। आप देखते हैं आदि पुराण के रचयिता जिनसेन, अमोघ वृत्ति के रचयिता सत्यायन और गणित सार संग्रह के रचयिता महावीराचार्य इसी के दरबार में रहते थे। तो मैंने आपको बताया कि ये स्वयं भी बहुत विद्वान थे और इनके यहाँ बहुत सारे विद्वान लोग रहते भी थे। जैसे जिनसेन ने आदि पुराण की रचना की है, अमोघ वृत्ति की रचना करने वाले सत्यायन और गणित सार संग्रह की रचना करने वाले महावीराचार्य, ये सब इन्हीं के दरबार में रहते थे। दोस्तों आदि पुराण क्या है? आदिदेव के बारे में लिखा हुआ एक ग्रंथ है। ठीक है, आदिदेव किसे कहते हैं? जो सबसे पहले तीर्थंकर थे, यानी कि ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव को हम आदिदेव के नाम से भी जानते हैं। तो आदि पुराण में ऋषभदेव के बारे में लिखा हुआ है।
और इसकी जो रचना की है जिनसेन ने की है। ठीक है, तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर इन्होंने अपने जीवन का अंत कर लिया। तो दोस्तों जो अमोघ वर्ष प्रथम थे ये तुंगभद्रा नदी में डूबकर, अपने आप को डुबाकर, जल समाधि लेकर इन्होंने अपने जीवन का अंत कर लिया। तो अब इनका अंत हो गया तो इनके बाद कोई और राजा बनेगा, वो बने कृष्ण द्वितीय। और कृष्ण द्वितीय 878 ईस्वी से लेकर 914 ईस्वी तक राजा बने। कृष्ण द्वितीय अमोघ वर्ष प्रथम का पुत्र था। यह एक कमजोर शासक था। फिर से कमजोर शासक आ गए। कृष्ण द्वितीय लगभग पूर्ण शासनकाल में चालुक्यों के साथ संघर्ष करते रहे। ये पूरी जिंदगी भर, जितने दिन तक ये राजा रहे 878 से लेकर 914 ईस्वी तक, इनको चालुक्यों ने बहुत परेशान किया। वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्यों ने। इनका जो पूरा जीवन काल था, ठीक है, शासन काल था, वो चालुक्यों के साथ संघर्ष में ही बीता। लेकिन इन्होंने किसी तरीके से अपने राज्य को टूटने नहीं दिया, किसी तरीके से इनको बचा के रखा। इसके बाद राजा बनते हैं इंद्र तृतीय। वो बने 914 ईस्वी से लेकर 929 ईस्वी तक। जो ये इंद्र तृतीय थे वो कृष्ण द्वितीय के पौत्र थे। इंद्र तृतीय ने भी त्रिकोणीय संघर्ष यानी कि ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल में पार्ट लिया और प्रतिहार शासक महिपाल को पराजित करके कन्नौज को लूट लिया। तो हम देख रहे हैं कि ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल, ये तीनों जहाँ पे लड़ाई करते थे, एक ऐसा एरिया था जहाँ पे कन्फ्लिक्ट था। ठीक है, उसको बोला गया, वहाँ पे जो स्ट्रगल हो रहे थे, संघर्ष हो रहे थे, उसे बोला गया त्रिकोणीय संघर्ष यानी ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल। उसमें इन्होंने पार्ट लिया और जो प्रतिहार शासक थे महिपाल, उसको पराजित करके कन्नौज को लूट लिया। इसी के शासनकाल में अरब यात्री अल मसूदी भारत आया था। तो जो इंद्र तृतीय थे उन्हीं के काल में अरब का एक यात्री आया था अल मसूदी। तो दोस्तों अल मसूदी भारत में किसके शासनकाल में आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इंद्र तृतीय जो कि एक राष्ट्रकूट वंश के राजा हैं, उनके शासनकाल में आया था। तो अल मसूदी ने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक बताया। तो दोस्तों अब अल मसूदी इन्हीं के शासनकाल में आए हैं, इन्हीं को देखा है, तो इन्हीं को वो सर्वश्रेष्ठ बता के चले गए। ठीक है, जबकि इनसे पहले भी कुछ लोग सर्वश्रेष्ठ रहे हैं, अमोघ वर्ष इतने सर्वश्रेष्ठ थे, लेकिन अल मसूदी उनके शासनकाल में तो आया नहीं। अल मसूदी इनके शासनकाल में आया इंद्र तृतीय के, तो उन्होंने इंद्र तृतीय को ही भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक बताकर चले गए। ठीक है, अल मसूदी, याद रखो इनका नाम। अब देखते हैं अन्य शासक। इसके बाद क्रमशः अमोघ वर्ष द्वितीय जो कि 929 से लेकर 930 तक राजा रहे। फिर उसके बाद गोविंद चतुर्थ जो कि 930 से लेकर 936 तक राजा रहे। उसके बाद अमोघ वर्ष तृतीय जो कि 936 से लेकर 939 ईस्वी तक राजा रहे। ये सब राजा रहे एक एक करके। ठीक है, उपरोक्त शासकों की गणना राष्ट्रकूट वंश के प्रतापी शासकों में नहीं होती है। इनकी जो गणना है वो राष्ट्रकूट वंश के प्रतापी शासकों में नहीं होती है, इसीलिए हम इनके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम देखते हैं कृष्ण तृतीय के बारे में। कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक माना जाता है। दोस्तों ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक का नाम बताइए, तो आपको बताना है कृष्ण तृतीय। सत्ता हाथ में आते ही इन्होंने कांची व तंजौर पर विजय अभियान चलाकर उसे जीत लिया। जैसे ही ये राजा बने इन्होंने कांची और तंजौर को विजय अभियान चलाया वहाँ पे और उसको जीत लिया। कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश के सबसे प्रतापी राजाओं में से एक थे। इन्होंने कौन कौन सी उपाधि धारण की दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है और पूछे भी जाएंगे कि अकाल वर्ष उपाधि किसने धारण की, तो आपको बताना है कृष्ण तृतीय ने। और तंजयम कोंड की उपाधि किसने धारण की, तो वो भी धारण की कृष्ण तृतीय ने। और कब धारण की थी, जब इन्होंने कांची और तंजौर में सफल अभियान कर लिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि सत्ता हाथ में आते ही ये कांची और तंजौर की तरफ चले गए विजय अभियान करने और उसको जीत लिया। तो जब उसको जीत लिया तो इन्होंने एक उपाधि धारण की जिसका नाम था तंजयम कोंड। कृष्ण तृतीय ने चूल नरेश परांतक प्रथम को परास्त करके उनके उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कृष्ण तृतीय क्या किए, चोल वंश के जो शासक थे जिनका नाम था परांतक प्रथम, उनको हरा के उनके उत्तरी भाग पर, उनका जो साम्राज्य था उसके उत्तरी भाग पर अधिकार करके अपने राज्य में मिला लिया उसको। इन्होंने रामेश्वरम में एक मंदिर तथा विजय स्तंभ की भी स्थापना करवाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। शांति पुराण के रचयिता पोन्ना कृष्ण तृतीय के ही दरबार में रहते थे। तो दोस्तों दिस इज ऑल्सो द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पोन्ना किसके शासनकाल में, किसके दरबार में रहते थे। तो आपको बताना है कि कृष्ण तृतीय के दरबार में ही पोन्ना रहते थे और पोन्ना ने शांति पुराण की रचना की है। ठीक है, पोन्ना के द्वारा लिखी हुई पुस्तक, लिखी हुई ग्रंथ का भी नाम पूछा जाता है, तो आपको बताना है शांति पुराण। कृष्ण तृतीय की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों में राज्य सत्ता को लेकर विवाद प्रारंभ हो गया। देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई भी एक ऐसा राजा नहीं बना जो पूरे भारत को एक करने की कोशिश करे, बल्कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपस में विवाद प्रारंभ हो गया कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। उसी में अगले राजा बने जिनका नाम था खोटिग अमोघवर्ष। ठीक है, इन्हें हम अमोघवर्ष चतुर्थ के नाम से भी जानते हैं और ये 967 से लेकर 972 ईस्वी तक राजा रहे। खोटिग अमोघवर्ष राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय का छोटा भाई था। अभी हमने महान शासक कृष्ण तृतीय के बारे में पढ़ा, उनके छोटे भाई थे खोटिग अमोघवर्ष, जो कि उसके मरने के बाद राज सिंहासन पर बैठे। यह केवल 5 वर्षों तक शासन कर पाए। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने कोई ज़्यादा महान काम किया नहीं, इसलिए हम इनके बारे में पढ़ भी नहीं रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, उनके बाद राजा बनते हैं कर्क द्वितीय। ये 972 ईस्वी से लेकर 973 ईस्वी तक राजा रहे, 72 से 73 तक। कर्क द्वितीय खोटिग अमोघवर्ष के बाद राष्ट्रकूट वंश का शासक बना, जो कि मात्र 18 महीने तक यानी कि 1.5 साल तक ही सत्तारूढ़ रह सका। तो जो कर्क द्वितीय थे 972 से लेकर 18 वर्ष तक, 18 महीने तक, 973 ईस्वी तक ये राजा बने। कर्क द्वितीय राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था। तो दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपको बताना है कर्क द्वितीय। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन था, तो आपको बताना है कृष्ण तृतीय। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अंतिम शासक इक्वल्स टू कर्क द्वितीय और अंतिम महान शासक इक्वल्स टू कृष्ण तृतीय, ये ध्यान रखिए। अब हम देखते हैं चालुक्य राजा तैलब द्वितीय ने 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को पराजित करके कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। तो दोस्तों जो कल्याणी के चालुक्य थे उसमें एक राजा था जिनका नाम था तैलब द्वितीय। इसने राष्ट्रकूट के अंतिम शासक जिसका नाम था कर्क द्वितीय, उनको हराकर उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया, इनके राज्य को हरा दिया। ठीक है, इनको हरा दिया बुरी तरीके से। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि योग्य शासक थे नहीं, तो जब कोई योग्य शासक नहीं होता है तो कोई दूसरा शासक उसको कब्जा कर लेता है। तो वही हुआ यहाँ पर कल्याणी के चालुक्य और राष्ट्रकूट के बीच में। राष्ट्रकूट का अंतिम शासक कर्क द्वितीय यहाँ पे हार जाते हैं। नोट, राष्ट्रकूट वंश का उदय चालुक्यों की एक शाखा से हुआ तथा अंत चालुक्यों की दूसरी शाखा से हुआ। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो राष्ट्रकूट वंश है इसकी जो उदय हुआ वो एक शाखा से हुआ जिसका नाम था वातापी के चालुक्य। वातापी के चालुक्यों से ही इनका उदय हुआ। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि जो दंती दुर्ग थे, इन्होंने जो वातापी के चालुक्य थे, अंतिम जो राजा थे उनका नाम था कीर्तिवर्मन, उन्हें हराकर इन्होंने, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी दंती दुर्ग ने। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो राष्ट्रकूट वंश का उदय है वो चालुक्यों की एक शाखा वातापी के चालुक्य से हुआ और जो उनका अंत हुआ वो दूसरे चालुक्यों से हुआ जिनका नाम था कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, तो अभी आपको ध्यान रखना है, तैलप द्वितीय ने कर्क द्वितीय को हराकर कल्याणी के चालुक्य वंश ने अपनी नींव डाली। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे अब आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।
तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कोई नहीं पढ़ाता है। आप लोग भी जब इसको पढ़ते हैं तो ऐसा कई बार मन में फीलिंग आती है कि ये तो दक्षिण भारत के राजवंश है, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दक्षिण भारत के राजवंश से भी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि इसको जो लोग पढ़ के जाते हैं वो अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। तो आपको इनको भी ज़रूर पढ़ के जाना है, ठीक है। तो इनमें आप एक एक चीज़ ध्यान दीजिए, और अगर कुछ आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।